एक चीज़ ज़रूर थी, बहुत क्लियर था कि लिफ़ाफ़े तो बनाने ही पड़ेंगे। मुझे लिफ़ाफ़े बनाना बहुत पसंद नहीं थी, मुझे मुझे बड़ी कोफ्त होती थी उनसे, मुझे बड़ी गुस्सा आती थी उस चीज़ों से। और जब कहीं किसी को देख भी लिया जो आराम से रहते हैं ना, जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में हैं, जिनके पास कार, स्कूटर कुछ भी है, मुझे लगता था इन्होंने ऐसा क्या किया होगा या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे ये वाली ज़िंदगी मिल जाए। और जो पहली अगस्त की तनख्वाह मिली थी वो ₹676 थी और वो कंपनी आज 200 गुना बड़ी है उस कंपनी से जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था और जिसका कि आज मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, जो मैं सीईओ हूँ। और आज मुझे समझ में आ गया कि वो कौन लोग थे जिनके बच्चे टाई लगा के और ड्रेस बढ़िया वाली पहन के स्कूल जाते थे, जो अंग्रेजी बोलते थे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष गर्ग है। मैं आज सीईओ के पद पे कार्यरत हूँ एक कंपनी में, जो एक हिंदुस्तान की जानी-मानी कंपनी है, इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो एक पब्लिक कंपनी है। आज मैं आपके सामने सीईओ के रूप में खड़ा हूँ इस बड़ी कंपनी के। लेकिन मेरी कहानी शुरू होती है एक गरीब परिवार से और एक लिफ़ाफ़ा मैन आप बोल सकते हैं, एक लिफ़ाफ़ा बनाने वाले से लेकर डोर टू डोर सेल्समैन की नौकरी करने के बाद इस मुकाम को हासिल करने की कहानी मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये एक लिफ़ाफ़ा बनाने वाला एक बहुत ही गरीब परिवार में जहाँ शायद रोटियाँ गिन के खाने को मिलती थी, आज वो आपके सामने एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ के रूप में अगर बात कर रहा है, तो ये कैसे संभव हो पाया? मेरे पिताजी 8वीं फ़ेल थे, मेरी मदर 5वीं पास थी। हम लोग हरियाणा से आते हैं। मेरे पिताजी दिल्ली में आए और अपने जीजा जी के पास चावड़ी बाज़ार में उन्होंने कुछ छोटा-सा अ, दुकान पे काम ढूँढा। उनकी शादी हुई और हम लोग एक 8 बाई 8 के, जो मुझे बताया जाता है, मुझे वो कहानियों के थ्रू याद है क्योंकि मैं 73 में पैदा हुआ था और 68 में पिताजी आए थे 70s में। धीरे-धीरे करके लाइफ़ बढ़ी आगे, तो जहाँ तक मुझे याद है वो बचपन में सफ़र शुरू हुआ और हम लोग सारे बच्चे एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में तो नहीं। बड़े से छोटे तक। सो एक समय ऐसा था कि पाँचों के पाँचों भाई-बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सरकारी स्कूल था, गांधी हरिजन नाम था उसका, ब्रह्मपुरी में। और बड़ा आस-पास लोगों को देखते थे, कोई बच्चे काफ़ी, कोई टाई लगा के जा रहा होता था, कोई ड्रेस जिसको हम बोलते हैं या यूनिफ़ॉर्म कहलें, वो पहन के जाते थे। और हमारी जो सरकारी स्कूल की ड्रेस होती थी वो अ, एक्चुअली देखा जाए तो ड्रेस और यूनिफ़ॉर्म का भी अंतर अब जाके पता लगा है, उस टाइम तो ड्रेस और यूनिफ़ॉर्म का अंतर भी नहीं पता था। तो जैसा कि आप समझते हैं कि खाकी पैंट और नीली कमीज़ और लाल बेल्ट हुआ करती थी, सफ़ेद जूते जो शायद कभी होते थे, कभी नहीं। तो हम सब लोग उसी में पढ़े। एक बात बहुत क्लियर थी कि अ, काफ़ी मुश्किलें थी, क्योंकि जब हम आस-पास देखते थे तो हम ये सोचते थे कि यार, ये जो लोग हैं हमारे आस-पास के, ये कैसे इतनी आसान ज़िंदगी जी रहे हैं? मतलब इन्होंने ऐसा क्या, इनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? और हम बच्चे होते थे, हमें कोई बहुत बहुत ऐसा ख़्याल नहीं होता था कि हाँ, इसके पापा तो इंस्पेक्टर हैं, तो शायद उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की होगी हमारे फ़ादर से, या इसके फ़ादर टीचर हैं, क्योंकि टीचर भी हमारे मोहल्ले में ही रहते थे सारे, जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन हमें शायद उतनी समझ नहीं थी उस वक़्त। तो काफ़ी मुश्किलें आती थी और पिताजी की जो तनख्वाह थी वो बहुत लिमिटेड थी। और फिर एक दौर ऐसा आया कि मम्मी को ऐसा लगा कि अगर हम कुछ और काम नहीं करेंगे तो हमारे को बड़ी मुश्किल होगी बच्चों की पालन-पोषण में और बहुत परेशानियाँ आने लगी। पिताजी की इनकम लिमिटेड थी। तो उस टाइम पे, आज तो पॉलीथीन वगैरह में हम सब लोग सामान लेके आते हैं, पॉलीथीन अब बैन भी होने लगी है। लेकिन उस टाइम लिफ़ाफ़ा जिसको बोलते हैं, वो बड़ा कॉमन था, कागज़ के लिफ़ाफ़े बनना। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत आस-पास बनाते थे, लेकिन कुछ भी बाज़ार से जब सामान आता था, तो वो लिफ़ाफ़े में ही लोग लेके आया करते थे। कागज़ के लिफ़ाफ़े होते थे, या तो वो किताबों के कागज़ों के बनते थे, या अपने जो अखबार होते हैं उनके। तो कुछ ऐसा व्यवस्था बनी कि मम्मी को किसी ने बोला कि बहन जी आप ये अगर बना लें, क्योंकि बराबर में हमारे कोई टैक्सी वाले रहते थे, वो टैक्सी चलाते थे।
ऐसे ही मोहल्ला था। तो उन्होंने बोला, बहन जी आप अगर ये लिफाफे बनाएँ, तो शायद आपको कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। लेकिन एक और परेशानी थी कि पिताजी हमारे, एक तो हम हरियाणा से आते हैं, दूसरे हम लोग अग्रवाल हैं, और एक पुराने ज़माने की भी बात है कि छोटा-बड़ा काम, ये लोग क्या कहेंगे, वो काफ़ी व्यापक था। तो कुछ कुल मिला के ऐसा हुआ कि पिताजी को तो नहीं बताया जा सकता, अगर कुछ भी छोटा-मोटा काम शुरू करना है इस तरीके से, तो वो काम हमने लिफाफे बनाने का शुरू किया धीरे-धीरे। हमारे मेरे से तो सभी बड़े थे, रद्दी लेके आते थे, और उसमें घर के अंदर जो है उसका गम जो होता है वो बनाया करते थे, उसकी एक प्रोसेस होती है घर में, मैदा से बनता है वो, पानी-वानी मिक्स करके, और हम लोग सब के सब, क्योंकि खाली मम्मी तो नहीं बना सकती थी, तो हम सब लोग मिलके बनाते थे। सब लोगों ने वो सीख लिया, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिंपल सी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पिताजी आते थे शाम को 7 साढ़े 7 बजे, और अगर उन्हें पता लग गया तो वो बहुत नाराज़ ही नहीं होंगे, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी सब लोगों को, और वो बंद भी हो जाएगा। तो शायद मुश्किल इसलिए नहीं थी कि वो नाराज़ हो जाएँगे या कुछ होगा, लेकिन ये थी कि वो बंद करवा देंगे और फिर कैसे काम चलेगा। तो हम लोगों ने बहुत काम किया। एक चीज़ जो मुझे आज मैं कॉर्पोरेट में हूँ तो समझ में अब आता है, उस टाइम तो नहीं आता था। मम्मी हमारी एक चीज़ बोलती थी कि बेटा ऐसा काम करो कि हमें जो है ये सामान ना बेचने ना जाना पड़े दुकान-दुकान पे। क्योंकि हम लोग जाते थे, गले में एक झोला लटकाते थे, जब चीज़ें तैयार हो जाती थी उसमें गड्डी बोलते हैं उसको, वो रखते थे, और सब भाई जो है शाम के टाइम जो दुकानदार होते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान पूरा चक्कर लगा के आते थे कि आपको गड्डी चाहिए क्या? वो अलग-अलग साइज़ में लिफ़ाफ़े की गड्डी होती थी। उस टाइम 100 लिफ़ाफ़े बनते थे, 100 की एक गड्डी हुआ करती थी, छोटे से बड़े। प्राइस तो मुझे अब ख़ैर याद नहीं है, बट शायद 20 पैसे, 50 पैसे, ₹1, ₹2 उस टाइप की गड्डी हुआ। सो हम बेचने जाते थे, तो उनका कहना था कि बेटे तुम्हारा ये बेचने जाना ठीक है, ये अगर ये तभी बंद हो सकता है जब हमारे यहाँ लोग आएँ, और हमारे यहाँ तभी लोग आएँगे जब हमारी जो क्वालिटी होगी, जो लिफ़ाफ़े हम बनाते हैं, वो सबसे बेस्ट होगी। बहुत ज़्यादा हमें समझ में नहीं आया। तो आज तो ख़ैर बिल्कुल वो जार्गन की कि कंज़्यूमर का गैप देख लो और ये देख लो। बट उस टाइम हमें यही समझ में आया कि बेचने नहीं जाना पड़ेगा धूप में, बारिश में। तो उन्होंने बोला कि एक एक टेक्नीक होती है लिफ़ाफ़े में कि फूँक मारो तो वो बिल्कुल खुल जाना चाहिए। उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दुकानदार सामान बेचता है उसके पास टाइम नहीं होता बहुत जल्दी में, जैसे पॉपकॉर्न वाले होते हैं फटाफट। तो उन्होंने बोला फूँक मारो, खुलना चाहिए। इसका मतलब कि कहीं भी कोई एक्स्ट्रा गम नहीं लगा रह जाना चाहिए, या कोई टेक्नीक खराब नहीं होनी चाहिए। तो हम लिफ़ाफ़ों की टेस्टिंग करते थे कि बनने के बाद अगर फूँक मार के नहीं खुल रहा है तो उसको फाड़ के फेंक देते थे। तो धीरे-धीरे करके जो है हम बहुत मशहूर लिफ़ाफ़े वाले बन गए। धीरे-धीरे करके हमको 3-4 साल हम लोगों ने किया, लेकिन बेचने की प्रक्रिया मैं भी जाता था। वो बात अलग है कि मेरे को थोड़ा-सा कंसेशन मिल जाता था कि मैं लाइन में सबसे बाद में होता था, बट काम तो करना ही पड़ता था। धीरे-धीरे लोग हमारे घर में वो लेने आने लगे, और हमें उसके 3-4 साल बाद बेचने की कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। एक चीज़ ज़रूर थी, बहुत क्लियर था कि लिफ़ाफ़े तो बनाने ही पड़ेंगे। तो मैं अपने भाइयों से, बहनों से पढ़ने में काफ़ी होशियार था, और जैसे मैंने बोला कि मुझे मुझे लिफ़ाफ़े बनाना या गरीबी में रहना, या जो जो परिस्थितियाँ थी बहुत पसंद नहीं थी। मुझे मुझे बड़ी कोफ़्त होती थी उनसे, मुझे बड़ी गुस्सा आती थी उस चीज़ों से कि यार ये हम क्यों हैं ऐसे? और जब कहीं किसी को देख भी लिया कि यार गाड़ी आ गई, तो हमने बोला ये गाड़ी मतलब गाड़ी में कहाँ से आते हैं लोग, या जो आराम से रहते हैं ना, जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में हैं, जिनके पास कार, स्कूटर कुछ भी है। मुझे लगता था इन्होंने ऐसा क्या किया होगा, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे ये वाली ज़िंदगी मिल जाए। बिल्कुल समझ में नहीं आता था उस टाइम। लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है कि मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं था उस लाइफ़ से, और मैं हमेशा डे ड्रीमर के तौर पे कि हम ये कर देंगे और मैं तो ये करूँगा, ये करूँगा। काफ़ी बात भी होती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, तो ज़्यादातर केस में चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मदर हों, चाहे पापा हों, मेरी बात को नॉर्मली मज़ाक में उड़ा देते थे। एक चीज़ मुझे जो हमारे बराबर में जिनको हम अंकल जी कहते थे, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि बेटा पढ़ाई से चेंज हो सकता है काफ़ी कुछ, क्योंकि मेरा तो पढ़ाई से ही हुआ है, क्योंकि वो भी गाँव के परिप्रेक्ष्य से आते थे। तो मेरे को भी क्लियर था कि यार पढ़ाई अगर क्लास में अगर फर्स्ट आ गए तो शायद कुछ ज़िंदगी बेटर हो जाए, ये मेरे दिमाग में क्लियर था। तो मैं अच्छी खासी पढ़ाई करता था, और
मुझे ऐसा था कि पढ़ाई के टाइम पे जब एग्ज़ाम होंगे तो मुझे शायद लिफ़ाफ़े बनाने से छुटकारा मिल जाएगा और मैं आके घर में बोलता था कि अब तो एग्ज़ाम आ गए। लेकिन बहुत क्लियर था कि लिफ़ाफ़े तो बनाने पड़ेंगे। हाँ, ये है कि आप टाइम चूज़ कर सकते हो। अगर आपको दोपहर में पढ़ाई करनी है, आप रात को, लेकिन 5 घंटे रोज़ लिफ़ाफ़े बनाना ज़रूरी है। 10वीं क्लास में मैंने स्कूल में काफ़ी अच्छा किया, प्रथम स्थान पाया। उस टाइम में 77% नंबर बहुत हुआ करते थे और दिल्ली के एक उस टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग होती थी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की और उसके बाद कैंपस से ही मैंने पहली नौकरी शुरू की। वो कंपनी आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और मैं खुशकिस्मत था कि हमारे 27 दोस्त गए थे, सब एक साथ ही जाते थे, कॉलेज में यार दोस्त होते थे, 27 बच्चे, 27 दोस्त कह सकते हैं कि डिप्लोमा पास करके दिल्ली में ही इंस्टीट्यूट है, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओखला में, वहाँ से मैंने किया। उस टाइम पे 98 91 में मैंने पास किया। पहली कंपनी में नौकरी लग गई, 24 में से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें मैं एक था। वहाँ भी बहुत क्लियर था कि सबसे जूनियर के लेवल पे ही जॉइन होना था, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की बसों में आया-जाया करते थे। वहाँ भी एक जो परेशानी थी वो कंटिन्यू रही जैसे बचपन में थी, कि हम लोग जो हमारे बॉस के भी बॉस होते थे, मैं हमेशा उनको देखता था कि यार, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि ये इस कमरे में बैठते हैं, ड्राइवर के साथ गाड़ी में आते हैं, इनका लंच जो है वो चपरासी लगाता है और हम नीचे जाके या तो जो मम्मी पराठे देती थी वो छोले लेके या कुछ भी ऐसे करके खाते थे और बड़ी परेशानी में मैंने कहा यार इनका ऐसा क्या है, इन्होंने क्या किया है? फिर समझ में आ गया कि इन्होंने कभी ना कभी जब शुरू में नौकरी लगी थी, इन्होंने बड़ी जी-तोड़ मेहनत की और उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो किसी ने कभी ना किया हो। तो जो आज काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि फिर हमने फोड़ दिया। फिर मैंने किया कि मैंने कहा ऑर्डिनरी अगर मैंने मेहनत की या ऑर्डिनरी चीज़ें की, तो मेरी लाइफ़ ऑर्डिनरी रहेगी, ये हो गया क्लियर। वो तो उस टाइम में मैंने ऐसे-ऐसे काम किए कि जो शायद हमारे बॉस भी हैरान रह गए कि ये कैसे कर सकते हैं। अपने से 3-3 गुना उम्र के लोगों को मैंने, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग सेंटर इंचार्ज बनाया गया, पहले 15 दिन में ही मैंने ऐसी-ऐसी ट्रेनिंगें दी। उसके बाद कारपेंटर आया करते थे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में नेहरू प्लेस में। उनको जब मैं ट्रेनिंग देता था तो कारपेंटर बन जाता था, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी देखी थी। अगर कोई इंजीनियर आते थे हमारी कंपनी में, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में सबको आना पड़ता है, इट वाज़ ए जॉइंट वें ये एक जॉइंट वेंचर था, एक ब्रिटिश कंपनी और एक इंडियन कंपनी के बीच में, तो ब्रिटिश कल्चर था। अ, तो काफ़ी मैंने जैसे जैसे जो आया वैसे मैंने ट्रेनिंग दी और मेरा बड़ा पॉपुलर सा हो गया कि जो ये और एक गर्ग साहब बोला करते थे वहाँ पे, क्योंकि इंजीनियर तो हम थे ही। उस दौरान मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई भी पूरी की, जिसको कि AMIE बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से जो पार्ट टाइम होती है। तो पूरे दिन ये मेहनत करके और गर्मी बहुत पड़ती थी, सर्दी भी बहुत पड़ती थी, साधन बिल्कुल नहीं थे, बैग भी नहीं था, तो जो रोटी का जो बना के देते थे पैकेट, वो जेब में रख के घूमते थे, कई बार जेब भी खराब हो जाती थी। एक और परेशानी थी कि घर में जाके लोग बोलते थे कि यार ये मतलब ऐसे ही रहोगे तुम ज़िंदगी भर, क्या करोगे क्या? क्योंकि शुरुआत में मिलते थे ₹1250 पहली तनख्वाह मेरी जो 15 दिन की मिली थी, मुझे आज भी याद है, मैंने 9 अगस्त 1991 को जॉइन की थी कंपनी और जो पहली अगस्त की तनख्वाह मिली थी वो ₹676 थी, जो कि हमने शायद फ़िल्मों-विल्मों में देख के पिताजी को दे दी थी। वो बात अलग है, उन्होंने मम्मी को दे दी और फिर उन्होंने क्या किया उसका मालूम नहीं। लेकिन ₹1250 तनख्वाह तो उनको भी लगता था, तो ऑफ़िस में परेशानी, फिर घर में परेशानी कि तुम करोगे क्या? ₹1250 है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। लेकिन बहुत क्लियर था कि सुननी सबकी है लेकिन करनी अपनी है, हमको तो बड़ा आदमी बनना है और ये मेहनत ही एक रूट है और पढ़ाई पूरी करनी है। और उसके बाद उसके बाद जो संघर्ष की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते थे कि जो पेपर में आता है नई-नई नौकरियाँ, क्योंकि उस टाइम तो यही था कि नौकरी जब तक बदलोगे नहीं, तनख्वाह बढ़ेगी नहीं। लेकिन उसी कंपनी में हमने इतना अच्छा काम किया कि हमारी तनख्वाह 1 साल में उन्होंने डबल भी कर दी। आज भी वो कंपनी है, आज भी अगर हम पुराने लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मनीष आप जो हो, जो उस टाइम थे और जो आज हो, हम आपका काफ़ी एग्ज़ाम्पल देते हैं लोगों को कि देखो ये लड़का था उस टाइम पे जो जिसको हम सर्विस सुपरवाइज़र बोलते हैं, वो आया था। लेकिन ये परेशान बहुत रहता था। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि मैं बहुत दुखी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बड़ा एंग्ज़ियस रहता था कि मेरे को ये नहीं रहना है, मेरे को कुछ और ही बनना है। और बहुत क्लियर था कि
बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और लोगों लोगों से सम्मान और मदर फादर के लिए ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसा मेरा भाव रहता था हमेशा। उसके बाद 1994 में एक दिन आया जब मैं अप्लाई करता था, एक लेटर आया कंपनी जिसमें मैं आज भी काम करता हूँ। वहाँ मैंने सेल्समैन जो जाते हैं लोग, मेरी ही फ़ील्ड से रिलेटेड एक चीज़ और मैं क्लियर था कि मैं अपनी फ़ील्ड से अगर रिलेटेड काम करूँगा, तो जो मैंने पढ़ाई की है, वो मेरे बहुत काम आएगी। क्योंकि अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और मैं सिविल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड अगर काम करूँ, तो मुझे शायद वो जो पढ़ाई है उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने हमेशा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही फ़ील्ड में काम किया उन्हीं कंपनियों में। इस कंपनी में मैं 1994 में आया। तो बाकी लोग जिनका जो और मेरे सेल्समैन दोस्त थे, उन्हें लगता था मनीष तुम अगर मेरी मदद कर दो क्योंकि तुम अच्छा बेच पाते हो। मैंने धीरे-धीरे करके उनकी मदद शुरू कर दी कि ठीक है भई तुम भी मेरे को शाम को समोसे खिला देना, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा ऑर्डर लाने में। तो मैं जाता था और जो काम शायद वो उतनी बखूबी नहीं कर पाते थे मेरी मदद से, उनका काम थोड़ा आसान हो जाता था और जल्दी। तो कुल मिला के कंपनी को धीरे-धीरे पता लग गया क्योंकि वो तो हम सीक्रेटिव काम करते थे और उन्होंने बोला कि मनीष उन लोगों से भी बोला, मुझसे भी बोला कि मनीष अगर आप इनका काम करवा ही रहे हो और उन्हें भी ऐसा लगा कि अगर ये करवा ही रहा है और सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो क्यों ना इसको उनका बॉस ही बना दिया जाए और उनको कोई समस्या नहीं थी। तो ऐसे-ऐसे करके मैं धीरे-धीरे करके बढ़ा, उनका बॉस बना। देखा जाए तो मैंने फ्रंट लाइन सेल्समैन के रूप में 3-4 साल से ज़्यादा काम भी नहीं किया। उसके बाद पिताजी ने उधार लेके एक मोटरसाइकिल भी इधर-उधर से दिलवा दी थी और फिर मुझे कंपनी में कार मिली, छोटी मिली, पुरानी मिली, बड़ी मिली। बहुत मैंने काम किया, बीच में मैं विदेश भी गया, मैंने विदेश में भी काम किया। सो जब मुझे कंपनी में सीनियर बना दिया गया, पहले मैं जनरल मैनेजर बना, फिर मैं वाइस प्रेज़िडेंट बना, फिर मुझे प्रेज़िडेंट बनाया गया और मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें अब देखने को दी गई, सुपरवाइज़ करने को दी गई, चलाने को दी गई, जो पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ें और अगर सीखने को कहीं से मिल जाएँ, तो मैं अपना जो काम का निर्वाहन है, वो ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा और मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि वो विदेश से पढ़ाई करके आते थे, तो एक सपना मेरा था भी कि मैंने कभी विदेश पढ़ाई तो बहुत कर ली थी, लेकिन विदेश में कभी पढ़ाई नहीं की थी। तो मुझे एक मौका मिला काफ़ी काफ़ी देर बाद मौका मिला और मुझे उसकी ज़रूरत भी थी। सन 2016 के आसपास मुझे मौका मिला अमेरिका के हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल में जाके पढ़ाई करने का और मैंने वो मौका लिया और मैं अमेरिका गया, बॉस्टन हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल से मैंने 1 साल की पढ़ाई की। मैं 2017 में वो पढ़ाई पूरी करके वापस आया और जब मुझे कंपनी में सीईओ का पद मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी चीज़ें जो मैंने वहाँ सीखी और जो मेरे दोस्त भी वहाँ बने और जो उन दोस्तों से भी सीखी क्योंकि मेरे साथ 70-80 और भी लोग थे जो सेम कोर्स करा उन्होंने हार्वर्ड से। काफ़ी उनकी भी जो वो अपनी कंपनियाँ चलाते थे या अपनी कंपनियों में सीनियर थे, उनसे भी मुझे सीखने को मिला। तो एक चीज़ और जो मेरे साथ हुई कि हार्वर्ड की जो पढ़ाई थी और शिक्षा का महत्व मुझे पहले से ही पता था कि अगर अगर कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत के साथ अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिक्षा भी आप ले लें, तो 4 चाँद लग जाएँगे। तो मुझे लगा कि वो हार्वर्ड की पढ़ाई करने के बाद भी मुझ में काफ़ी परिवर्तन आया और मैंने जो चीज़ें फिर आके इम्प्लीमेंट की, जो वहाँ सीखी थी तो हार्वर्ड भी एक इसमें काफ़ी भूमिका रही। मैं उसी कंपनी में और वो कंपनी आज 200 गुना बड़ी है उस कंपनी से जिस कंपनी को मैंने जॉइन किया था। उस जिस कंपनी की मैं बात करता हूँ, जिसमें मैं आज भी काम करता हूँ, वो कंपनी उस टाइम उसका जो टर्नओवर था, वो अगर 7 करोड़ उस टाइम मुझे याद है। आज वो कंपनी का टर्नओवर अंदाज़न 1500 करोड़ है और जिसका कि आज मैं चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हूँ, जो मैं सीईओ हूँ। और आज मुझे समझ में आ गया कि वो कौन लोग थे जिनके बच्चे टाई लगा के और ड्रेस बढ़िया वाली पहन के स्कूल जाते थे, जो अंग्रेज़ी बोलते थे। आज मुझे समझ आ गया कि किन लोगों की ऑडी जो है वो ड्राइवर गेट खोलता था और वो कोट पैंट पहन के उतरते थे। ऐसे कौन लोग हैं जिनको खर्चे की कभी परवाह ही नहीं होते थे, जो बड़े होटलों में रहते थे या जो प्लेन में बिज़नेस क्लास में जाते थे। तो मैं कहूँगा कि टाइम ज़रूर लगा, 30 साल, 35 साल लग गए, लेकिन आज समझ में आ गया कि वो लोग कौन थे? और आज ये समझ में आ गया कि वो लोग मेरे जैसे ही लोग हुआ करते थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने बचपन में जो है शायद गरीब रहे हों, संघर्ष किया हो लेकिन उससे कभी
संघर्ष से पीछे नहीं हटे और गरीबी से कभी सैटिस्फाई नहीं हुए कि ये लाइफ है, ठीक है, भगवान ने जैसी दी है वैसी। शायद वो मेरे जैसे ही लोग थे। तो आज मेरे को ये समझ में आ गया कि वो मेरे जैसे ही लोग थे, लेकिन उन्होंने मेरी तरह बहुत जी तोड़ मेहनत और बहुत फ़ोकस अपना बना के और रास्ता ना खोए हुए लेकिन कंटिन्यूअसली कभी भी वो किया। अगर आपके पास पैदा होने के टाइम पे जब आप संसार में आते हैं, वो नहीं है जो बहुत लोगों के पास है, तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं। पहली चीज़, आप उसका बुरा लगाएँ कि यार मैं वहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ जहाँ ये सब संसाधन थे, या आप बोलें कि नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरे हाथ में था नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको चेंज करूँगा। और मुझे लग रहा है कि वो जी तोड़ मेहनत से, इनफैक्ट जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे काम में भी साथ रहे, जो मेरे बचपन के भी अभी साथी हैं, हमेशा मैं उन्हें एक चीज़ बोलता हूँ कि मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। मेरे को तो आज तक दिखा नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग एंड दिस एंड दैट। कहीं न कहीं मुझे नहीं बहुत समझ में आया कि मेहनत के बिना कैसे कोई आदमी ये मुकाम, या तो कह सकते हैं कि मैंने वो रास्ता लिया इसलिए मुझे वही रास्ता मालूम है। बट मुझे लग रहा है कि जी तोड़ मेहनत, और बहुत क्लियर है कि अगर दूसरे लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं, आपको 18 से 19 घंटे काम करना है और वो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका फल मिलेगा। मैं एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में तो मान सकता हूँ कि ये गारंटीड एक मेथड है कि जिसको आप कर सकते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ अगर दूसरों की ज़िंदगी से भी आप अगर सीखें, तो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे जैसा ही था, वो भी हमारे जैसा ही था। तो अगर हम बात करें, अगर जोश टॉक प्लेटफ़ॉर्म की भी बात करें, पहले तो ख़ैर कहानियाँ ही सुनने को मिलती थी, क्योंकि जब हम छोटे थे कि देखो वो जो थे, तो हमारी मम्मी-पापा हमको कहानियाँ सुनाते थे कि देखो बेटा वो जो था ना आपके बुआ जी का लड़का, या ऐसे करके वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गया है। कैसे बना? वो बोले वो 4 बाई 4 के कमरे में ऊपर रहता था और वो एक-एक हफ्ते अपने कमरे से नहीं निकलता था जब वो लॉ की पढ़ाई। अब उस टाइम पे हम शील भैया होते थे, कोई उनको मिलने जाते थे। तो आज जोश टॉक टाइप के जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो उस टाइप के जो शील भैया हैं, हज़ारों लाखों लोगों की स्टोरी, कि कोई आदमी फार्मर से कैसे कितना बड़ा आदमी बन गया, या कोई आदमी ड्राइवर से आज कोई बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि खाली खाली इंस्पायर होने से तो फ्रैंकली काम नहीं चलता, लेकिन आपको वो रास्ते भी दिखते हैं। जोश टॉक्स के थ्रू वो जो लोग फीचर होते हैं, ना सिर्फ उनकी स्टोरी इंस्पिरेशन होती है, वो अपना रास्ता भी बताते हैं, जैसे आज मैंने कोशिश की है। तो आपको कई सारे रास्ते पता लगते हैं कि हाँ, इन रास्तों पे चल के ये मंजिल हासिल की जा सकती है। तो मैंने शायद आज वही एक कोशिश की है इस जोश टॉक के प्लेटफॉर्म से आपको एड्रेस करने की, कि शायद इस रास्ते पे चल के भी इसको हासिल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।